नमस्कार, एएनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कर्ण। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे नज़रअंदाज न करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं, क्योंकि यह देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक जगह यह भी है कि लोग अपना टेस्ट नहीं करवाते, अपना इलाज नहीं करवाते। और एएनबी न्यूज़ आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो अपना टेस्ट करवाएं और जल्द से जल्द अपनी जांच करवाएं और इस वायरस को मिटाने में हमारा सहयोग करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर आयोजित अटल समाधि कार्यक्रम में पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा वाजपेयी की बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य, पोती निहारिका, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा कि देश की प्रगति की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी का अमूल्य योगदान हमेशा याद रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। 2018 में दिल्ली के एम्स में लंबी बीमारी के बाद 93 साल की उम्र में वाजपेयी का निधन हो गया था। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वाजपेयी के निधन के बाद दिल्ली में उनके नाम पर अटल समाधि का निर्माण किया गया, जहां सबसे पहले पिछले साल पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद 3 बार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी को याद करते हुए ट्वीट में लिखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। भारत के विकास और आम लोगों के लिए किए गए उनके कार्य सदैव याद रखे जाएंगे। भारत के लिए उनके विचार भावी पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी विवाद पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि देश के हर नागरिक को भारतीय सेना की क्षमता पर भरोसा है, केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, पीएम को छोड़कर, जिनकी कायरता ने चीन को हमारी जमीन लेने की अनुमति दी, जिनके झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि वे इसे बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने चीन के साथ विवाद पर सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सेना पर हर एक भारतीय को भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भारत सरकार लद्दाख मामले में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीन पर मौजूद साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहा है और अपनी स्थिति मजबूत बना रहा है। प्रधानमंत्री की निजी तौर पर साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी के कारण भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में कोरोना का ग्राफ भयावह होता जा रहा है, न कि सपाट हो रहा है। उन्होंने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि अगर ये पीएम की संभली हुई स्थिति है तो बिगड़ी स्थिति कैसे कहेंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखकर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया कि इससे पहले भी वह कोरोना टेस्ट और लॉकडाउन को लेकर सरकार को कई बार घेर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दरिंदों ने एक नाबालिग दलित लड़की के साथ वहशीपन की हदें पार कर दी। शौच के लिए घर से बाहर गई इस 13 साल की छात्रा के साथ न सिर्फ बदमाशों ने गैंगरेप किया, बल्कि उसकी आंखें फोड़ दी। बच्ची के गले में पट्टा डालकर उसे घसीटा गया। इस बच्ची के साथ जो गुजरा उसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से शौच के लिए गन्ने के खेतों की तरफ गई थी बच्ची। घर वालों के लिए यह सामान्य सी बात थी, लेकिन उनका माथा तब ठनका जब लड़की काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। परिवार वालों ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी और इसी के साथ ही
बच्चे की गुमशुदगी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। बच्ची के पिता ने रोते हुए कहा कि हम लोग अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते गन्ने के खेतों की ओर गए तो उसका शव वहां पड़ा हुआ था। बच्ची के पिता ने कहा कि दरिंदों ने उसकी आंखें फोड़ दी थी, उसके गले में पट्टा बंधा हुआ था। हैवानों ने बच्ची की जीभ भी काट डाली थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जिन पर शक है वे घटनास्थल के पास मौजूद थे। जैसे हम लोग वहां पहुंचने वाले थे वह वहां से भाग खड़े हुए। लड़की के चाचा ने कहा कि बच्ची के साथ रेप किया गया है। उन्होंने जगदीश, संतोष और संजय नाम के 3 युवकों पर आरोप लगाया। पीड़ित बच्ची के चाचा ने कहा कि बच्ची खेत गई थी, वहां पर इसे जगदीश, संतोष और संजय मिले। बच्ची के साथ रेप किया गया, फिर इसकी आंखें फोड़ दी गई और उसे मार डाला गया। इस मामले में पहले बच्ची के परिजनों के बयान पर ईसानगर थाने में लखीमपुर पुलिस ने संतोष यादव और संजय गौतम नाम के 2 युवकों पर आईपीसी की धारा 301 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं लखीमपुर खीरी के एसपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम करवाया। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 15 अगस्त को आई। पोस्टमार्टम में गैंग रेप की पुष्टि हुई। दोनों आरोपियों को पहले ही धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हो गई है तो मुकदमे में आईपीसी की धारा 376D भी जोड़ी जाएगी। इस घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश की मौजूदा सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी के लखीमपुर खीरी में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या और अति दुखद और शर्मनाक थी। ऐसी घटनाओं से सपा व वर्तमान भाजपा सरकार में फिर क्या अंतर रहा। सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी ये मांग करती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बेहद शर्मनाक हैं। अगर बीजेपी सरकार के दौरान भी बच्चियों के साथ रेप और नृशंस हत्या जैसी शर्मनाक घटनाएं होती रहीं तो फिर उनमें और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या अंतर रह गया। बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यूपी के लखीमपुर खीरी के पकरिया गांव में दलित नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद फिर उसकी नृशंस हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। ऐसी घटनाओं से समाजवादी पार्टी और वर्तमान बीजेपी सरकार में फिर क्या अंतर रहा। सरकार आजमगढ़ के साथ खीरी के दोषियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही रामदास अठावले ने इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि जहां सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत के लिए सीबीआई जांच की मांग के चलते कैंपेन चल रहा है, तो वहीं तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे भी सुशांत के लिए सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। रामदास अठावले ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। जब तक सीबीआई जाँच नहीं होगी तब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। मुंबई पुलिस ने इस मामले में इतने दिन लगाए हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में फैसला आए करीब 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फैसले का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसे में हिंदू पक्ष के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी जनरल को अर्जी देकर हिंदी में फैसला उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यह याचिका दाखिल की। आपको बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा की कमलेश तिवारी के जरिए दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट की अपील में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से अयोध्या मामले में 9 नवंबर 2019 को सुनाए गए फैसले की हिंदी भाषा में सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हिंदी समेत प्रादेशिक भाषाओं में भी फैसले उपलब्ध करवाता है। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर भी कई फैसले हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बीते दिन ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन में गरीबों और बेटियों पर ज़्यादा जोर रहा। सीएम शिवराज ने साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि प्रदेश में कोई भी सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा से शुरू होगा। उन्होंने लगे हाथ अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना डाली।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से और अधिक ब्याज दर पर साहूकारों की ओर से गरीबों को 15 अगस्त तक दिया गया ऋण भी शून्य हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक अधिनियम जल्द लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में अपना पक्ष रख रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला। नीतीश ने कहा, हम तो काम करते हैं लेकिन आजकल ट्वीट चल गया है। कौन कौन क्या क्या करता है, जो कुछ नहीं जानता वो सब ट्वीट करते हैं। कितना काम हो रहा है बिहार में, हम तो हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप लोग देखिए पहले क्या था और अब क्या है। आज 16 अगस्त से जम्मू में माता वैष्णो देवी का दरबार दोबारा भक्तों के लिए खुल गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सभी धार्मिक संस्थान रविवार को फिर से खोल दिए गए। कोरोना वायरस के चलते लगभग 5 महीने तक बंद रहने के बाद माता वैष्णो देवी यात्रा दोबारा शुरू की गई। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को बीते 18 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने से पहले सप्ताह में प्रतिदिन 2000 श्रद्धालुओं की यात्रा की अनुमति दी गई। इसमें जम्मू कश्मीर के 1900 श्रद्धालु और बाहर के 100 भक्त शामिल होंगे। बता दें कि मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए पंजीकरण काउंटरों पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। श्रद्धालुओं को केवल ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा से पहले श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य है। इसके अलावा फेस मास्क पहनना भी जरूरी है। यात्रा प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल इमेज स्कैनर्स के माध्यम से प्रत्येक श्रद्धालु को स्कैन किया गया। वहीं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना महामारी के कारण यात्रा से बचने की सलाह दी गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 3074 पॉजिटिव केस सामने आए। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े 1 लाख से ज़्यादा हो गए। पिछले 24 घंटे में इस वायरस के चलते 58 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ मौत का आंकड़ा 2377 पर पहुंच गया। कोरोना को देखते हुए ममता सरकार लॉकडाउन भी लगा रही है। लोगों को इसका सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा मामले कोलकाता में सामने आए। हिमाचल के नूरपुर के कस्बा जसूर में स्वच्छता अभियान की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं। नूरपुर के विकासखंड अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि उन्हें हिमाचल पंचायती राज, हिमाचल जल शक्ति कार्यालय ने निर्देश दिए हैं। इसमें गंदगी मुक्त भारत सप्ताह मनाने को कहा गया है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। जो कचरा फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में स्कॉलर छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। दोनों आरोपी बुलंदशहर के ही निवासी हैं। पता चल रहा है कि उन्होंने मामला गरमाने पर पुलिस से बचने के लिए काले रंग की बुलेट पर मिलिट्री के कलर की पॉलिथीन चढ़वा दी थी। नंबर प्लेट पर लिखा जाति सूचक शब्द भी हटवा दिया था और नई नंबर प्लेट लगवा दी थी। गौतम बुद्ध नगर जनपद के दादरी क्षेत्र के गाँव डेरी स्कैनर निवासी छात्रा सुदीक्षा भाटी की 10 अगस्त को थाना औरंगाबाद क्षेत्र में नैनीहाल मामा के गाँव बाइक पर जाते समय मौत हो गई थी। इस मामले में सुदीक्षा भाटी के पिता जितेंद्र भाटी ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में शासन और महिला आयोग काफी सख्त है। 5 दिन की जांच के बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। सूत्रों का कहना है कि दोनों आरोपी बुलंदशहर जनपद के रहने वाले हैं। सूत्रों की माने तो एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज गति से जा रही स्लीपर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इससे बस में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि बस में सवार यात्रियों ने इसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ यात्री बस में फंस गए, जिनमें एक की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बस में आग लगने की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया। बताया गया कि बस में 72 यात्री सवार थे। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और मृतक यात्री को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।
अमेरिका में पहली बार न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा लहराता दिखाई दिया। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को यहां पर एक भव्य आयोजन किया गया। सबसे पहले न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत रणधीर जायसवाल ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका में अग्रणी प्रवासी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने किया था। समारोह को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को आगे बढ़ने और नए भारत के निर्माण की इच्छा जताई है और हम उन्हीं आकांक्षाओं के आधार पर अपने देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जायसवाल ने कहा कि देश में और अमेरिका में यह उत्सव दोनों देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। भारत में कोरोना से 25,90,501 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 50,099 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 18,62,665 इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना को मात देकर ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों की संख्या से अधिक है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,77,245 है। तो वहीं यूपी के प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन के चलते सन्नाटा देखने को मिला। रोजाना की तरह लोगों की आवाजाही नजर नहीं आई। हालांकि शहर में रेस्टोरेंट, होटल, जनरल स्टोर, मेडिकल शॉप खुली मिली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़क पर मूव कर रहे हैं। जरूरत का सामान लेने वाले ही घरों से बाहर निकले। प्रयागराज में वीकेंड लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालना करते नजर आए। वहीं बीते 24 घंटे में देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले 12,020 केस महाराष्ट्र में आए। 8,818 केस के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर और 8,732 केस के साथ आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा। सबसे ज्यादा 322 मौतें महाराष्ट्र में हुई। 127 मौतों के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पर रहा। इंदौर में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 176 केस मिले। एक मरीज की मौत हुई। यहाँ 3,000 एक्टिव केस हैं। जबलपुर में 113 नए पॉजिटिव मिले, जबकि 3 की मौत हो गई। भोपाल में शनिवार को 108 केस आए। यहाँ भी एक मरीज की मौत हुई। राजधानी में अब 1,463 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजस्थान में 1,287 मामले सामने आए। इनमें से जोधपुर में 161, अलवर में 129, बीकानेर में 128, कोटा में 116, अजमेर में 99, सीकर में 81, राजसमंद में 66 और धौलपुर में 63 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उधर भीलवाड़ा में 57, झालावाड़ में 51, नागौर में 45, भरतपुर में 36, उदयपुर में 37, सिरोही में 25, जालौर में 20, टोंक में 16, जैसलमेर में 16 और चूरू में 14 पॉजिटिव केस मिले। यूपी में कोरोना से सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1,50,061 संक्रमितों में से 49.34% युवा हैं। इनकी उम्र 20 साल से 40 साल के बीच है। 60 साल से अधिक उम्र वाले 8.34% लोग वायरस की चपेट में हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 8.67 करोड़ लोगों का सर्वे किया जा चुका है। फिलहाल इसे और बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 12,020 नए मामले सामने आए। 322 मरीजों की मौत हुई, जबकि 6,844 मरीज ठीक हो गए। राज्य में अब 1,56,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 31 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक 40 वर्षीय शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। व्यक्ति की पहचान अब्दुल्ला डार के पुत्र आज़ाद अहमद डार के रूप में की गई। आज़ाद को उसके घर पर कंगन पुलवामा में गोली मारी गई, जिसके कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के भाई का भी निधन हो गया। उनकी जो आयु थी वो 71 साल की बताई गई।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसके बाद से देश और दुनिया में उनके प्रशंसक मायूस नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धोनी के लिए फेयरवेल मैच करवाने की अपील की। झारखंड के सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने नहीं देख पाएंगे, पर देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं। हेमंत सोरेन ने बीसीसीआई से अपील करते हुए कहा कि मैं मानता हूं हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाह पूरा विश्व बनेगा। बीसीसीआई से अपील करना चाहूँगा कि माही का एक फेयरवेल मैच करवाया जाए जिसकी मेज़बानी पूरा झारखंड करेगा। आपको बता दें कि झारखंड के रांची के एक छोटे से परिवार से आकर क्रिकेट की दुनिया में छा जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक बेहद साधारण परिवार में पले बड़े हैं। धोनी ने अपने करियर में कई परेशानियों का सामना किया, हालांकि उनके रास्ते के ये रोड़े क्रिकेट को लेकर उनके जुनून के सामने बौने साबित हुए। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी अभियुक्त सिराज घायल हो गया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं एसओजी टीम का एक सिपाही भी घायल हो गया, जहां से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी में बुलंदशहर के थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार की महिलाओं में आपस में खाना बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया, जिसमें एक ही पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि एक ही समुदाय के परिवारजनों में झगड़ा हुआ था। झगड़ा पहले महिलाओं के बीच हुआ, उसके बाद दोनों परिवार के पुरुष भी झगड़े में शामिल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वतंत्रता दिवस को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तिरंगे का अपमान किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उल्टा तिरंगा फहराकर ध्वजारोहण किया। पूरे दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भवन पर तिरंगा उल्टा लहराता रहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी की बाइक और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए शातिर एनसीआर इलाकों में वाहन चुराने वाले गैंग के दोनों चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 6 बाइक, एक मोबाइल फ़ोन और नशे की गोलियां बरामद की। वहीं पुलिस ने दोनों शातिर वाहन चोर जाहिद उर्फ भूरा और आरिफ निवासीगढ़ मुजफ्फरनगर से पूछताछ करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। पंजाब के अमृतसर में बच्चों को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। विवाद में पड़ोसी ने 2 महिलाओं के साथ मारपीट की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक पड़ोसी का बेटा गली में साइकिल चला रहा था और महिला की 3 साल की बेटी खेल रही थी। इस बीच जब महिला ने साइकिल चलाने से मना किया तो इस पर महिला और पड़ोसी के बीच तीखी बहस हो गई और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई। वहीं मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नेपाल के सिंधुपाल चौक में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। इस वजह से कई घर तबाह हो गए। शुक्रवार को यह हादसा हुआ, जिसमें राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक इसमें से 18 शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रूस ने कहा कि उसने अपनी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप का उत्पादन कर लिया है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया था कि रूस ने कोरोना की सफल वैक्सीन तैयार कर ली है, जो तमाम जांच से गुजर चुकी है। हालांकि अमेरिका समेत कई देशों ने रूसी वैक्सीन पर सवाल खड़े किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रूस की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि रूसी वैक्सीन को अभी कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरने की जरूरत है। लेकिन रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार वैक्सीन के पहले बैच का उत्पादन पूरा कर लिया गया है। रूस ने इससे पहले कहा कि कोरोना वैक्सीन का व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उत्पादन सितंबर से शुरू होगा। दिसंबर या जनवरी से रूस हर महीने 50 लाख वैक्सीन की खुराक का उत्पादन कर सकता है। शुरुआत में रूस के हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी, बाद में वॉलंटियर करने वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।